हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 11 अप्रैल का एडिटोरियल। जी हाँ, देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में राइटर की या ऑथर की सोच। राइट, तो देखते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि ऑथर ने क्या सोच के लिखा है ये एडिटोरियल और क्या सोच बताती है उसकी किसी भी चीज़ को लेके। राइट एवरीवन, लेकिन हाँ, आज एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं वोकैबुलरी अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ, तो पहले ना करके हम वोकैबुलरी लास्ट में करते हैं। आज पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल को। राइट, और उससे पहले वही बात जो मैं आपसे डेली कहता हूं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वो लोग खासकर जो बिल्कुल न्यू हैं। राइट एवरीवन, आपका सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मोटिवेशन देता है, किसी भी तरह से मोटिवेट करता है हमें, लेकिन हमें मोटिवेट करता है वो। सो प्लीज गाइस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। आइए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं आप सबके साथ आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है मुख्य आज के एडिटोरियल में। दोस्तों जैसा कि सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस इन द सेंस हेडिंग दे रखी है बिलेटेड पाइवट। आप यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे बिलेटेड पाइवट मतलब इसका सिंपल सा है। बिलेटेड का मतलब होता है देरी और पाइवट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। द मीनिंग ऑफ बिलेटेड इज देरी एंड पाइवट मीन्स इंपॉर्टेंट, मतलब देरी से ही सही लेकिन कोई चीज इंपॉर्टेंट है। बिलेटेड मीन्स देरी और पाइवट मतलब पाइवटल, इंपॉर्टेंट। देरी से ही सही लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होनी थी तो शायद हो गई है। तो भाई क्या चीज है जो देरी से हुई है लेकिन कंप्लीट हो गई है, आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे राइटर ने फिर हेडिंग में लिखा ऑन आरबीआई। आरबीआई पे लिखा गया है इन्फ्लेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब महंगाई को लेके और रुकी हुई जो ग्रोथ है उस पर बात की गई है। आगे कहा उसने विदाउट कर्बिंग, बिना किसी डिस्टर्बेंस के इन्फ्लेशन में मतलब महंगाई में द आरबीआई विल नॉट बी एबल, आरबीआई जो है वो एबल नहीं होगी टू प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ को, जो रुकी हुई ग्रोथ है। क्या कहा उसने कहा विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन, मतलब बिना किसी इन्फ्लेशन में रुकावट के। कर्ब का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपसे कहूं कर्ब मतलब चेक करना, किसी को रोकना, तो उसने कहा विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बिना चेक किए हुए या इन्फ्लेशन को बिना रोके हुए द आरबीआई जो है विल नॉट बी एबल टू प्रमोट, आरबीआई एबल नहीं होगी प्रमोट करने में, बढ़ाने में सस्टेनेबल ग्रोथ को। जो ग्रोथ सस्टेनेबल है उसको यदि बढ़ाना है तो हमें पहले इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को बात करनी पड़ेगी। मतलब ग्रोथ से पहले इन्फ्लेशन आएगा, ना कि इन्फ्लेशन से पहले ग्रोथ आएगी। राइट, तो देखते हैं दोस्तों आगे राइटर क्या कहने जा रहा है इसमें। तो भाई यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और सेंटेंस ने कहा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज रादर बिलेटेड एक्नॉलेज्ड, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसने देर से ही सही लेकिन ये स्वीकारा, एक्नॉलेज किया कि भैया इट्स प्राइमरी रेमिट जो है, उनका जो प्राइमरी गोल है, रेमिट का मतलब होता है गोल, उनका जो प्राथमिक गोल है इज, वो क्या है, आफ्टर ऑल टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, कि वो श्योर करें प्राइस स्टेबिलिटी को, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को लेके कोई खिलवाड़ ना हो, उसको पहले श्योर किया जाए। एड्रेसिंग, ये कहते हुए द मीडिया को फ्राइडे आफ्टर अनाउंसिंग द एमपीज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एड्रेस करते हुए मीडिया को एमपीसी की जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसके साथ, उसके रिव्यू के साथ ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, कब का, ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों। फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा वॉज एम्फैटिक इन स्टेटिंग, उन्होंने इस बात पे जोर देते हुए कहा इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ। यदि हम बात करें सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज की, मतलब क्या चीज पहले आनी चाहिए, तो भैया हमने एक चीज डिसाइड कर ली है। मतलब शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने डिसाइड कर लिया है कि भैया ग्रोथ से पहले इन्फ्लेशन की बात होगी। मतलब भाई हेडिंग वाली बात कि पुट इन्फ्लेशन, कि भैया अब रखा जाना चाहिए इन्फ्लेशन को पहले, मतलब महंगाई पहला मुद्दा है, उसके बाद ग्रोथ है, पहले ग्रोथ नहीं पहले महंगाई है। तो पूरे पैराग्राफ को यदि हम देखें तो रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने बाद में स्वीकारा, लेकिन स्वीकारा जरूर, और इस बात को स्टेट किया शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है। उन्होंने कहा कि पहले इन्फ्लेशन की बात करेंगे, पहले महंगाई की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ग्रोथ की। आगे दोस्तों आगे कहा मोर देन 3 years आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब 3 साल से अधिक हो गई आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ को प्रायोरिटी देते देते ओवर प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब क्या हो गया
कि भैया एक सीधी सी बात है कि हमने जो स्टेबिलिटी, हमने जो प्रायोरिटी दी है वो ग्रोथ को दी है, किसके ऊपर? प्राइस स्टेबिलिटी से पहले, प्राइस स्टेबिलिटी की बात बाद में करिए, ओवर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। प्राइस स्टेबल बाद में होंगे, लेकिन पहले ग्रोथ की बात हुई है। इन फरवरी 2019, फरवरी 2019 में, एंड वेल बिफोर, और ये बात पहले भी हो चुकी है, ऑनसेट मतलब पहले ही, द कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 जो पैंडेमिक थी उससे पहले, और फरवरी 2019 में भी इन्हीं सब चीजों पे ध्यान दिया गया है। द आरबीआई हैज पाइवटेड बैक टू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट। आरबीआई ने ये चीज स्वीकारी है, आरबीआई ने ये बात कही है और ये बात रखी भी है कि भाई जो चीज बिगड़ी हुई थी, जो चीज सुधरी हुई नहीं थी, हम उनको पहले सुधारेंगे, मतलब पहले जो अनमैनेज चीज थी हम उनको मैनेज करेंगे। ये जो वर्ड है दोस्तों, पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, पुटिंग द हॉर्स मतलब घोड़े को पहले रखा जाएगा कार्ट से पहले, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि घोड़ा गाड़ी पहले लग जाए और घोड़ा बाद में लगे, नहीं, पहले घोड़ा लगता है उसके बाद घोड़ा गाड़ी, मतलब जो मैनेज थिंग है वो पहले आएंगी। तो भैया अनमैनेज को मैनेज में बदलना है। ये बात किसने स्वीकारी? ये बात स्वीकारी है, राइटर ने कहा है अपनी उसमें कि आरबीआई गवर्नर ने ये बात साफ साफ कही है। बेस्ट रिफ्लेक्टेड, जो दिखाई देती है, मतलब अनमैनेज जो चीज है वो दिखाई देती है किसमें? इन द सेंट्रल बैंक्स ओन वर्ड्स, सेंट्रल बैंक्स के ओन वर्ड्स में, ऑन मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स। जो सेंट्रल बैंक ने अपने कुछ गोल दिखाए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें बात साफ साफ दिखाई है कि जो अभी तक गलतियां हुई हैं उसमें भैया अनमैनेज जो चीज है उनको पहले मैनेज किया जाएगा, राइट। आगे कहा प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन। जो प्राइस स्टेबिलिटी है मतलब प्राइस को स्टेबल करना, पहली कंडीशन जो प्रायोरिटी है वो यही है टू सस्टेनेबल ग्रोथ। किसके लिए? ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो वो प्राइस स्टेबिलिटी है, यही प्री कंडीशन होनी चाहिए। सिंपल है दोस्तों, मतलब सेकंड पैराग्राफ में भी राइटर ने सिंपल सी बात कही ऑथर ने कि हमें पूरा जोर देना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी पे, ना कि किसी और चीज पे। आगे कहा है दोस्तों उसने दैट इट हैज टेकन द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप। इस चीज ने आउटब्रेक छेड़ दिया है वॉर यूरोप में, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो यूरोप में भी अब आ गया है। यूरोप भी अछूता नहीं है, यूरोप में भी छिड़ चुका है। विद इट्स अकम्पनिंग कमोडिटी प्राइस शॉक्स, किसके साथ साथ? अकम्पनिंग का मतलब होता है दोस्तों साथ में, विद इट्स किसके साथ साथ भाई? कमोडिटी प्राइस शॉक्स। जो कमोडिटी, जो वस्तु, जो सामान के जो दाम है, जो प्राइस है, उन्होंने शॉक कर दिया है। टू रिमाइंड दैट, और वो ये चीज याद दिलाती है द आरबीआई को ऑफ द इंपैरेटिव सर्टेनिटी, नॉट सर्टेनिटी, सेंट्रलिटी ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी इज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर, कि भैया ये बात जो अभी यूरोप में घटी है ये चीज आरबीआई को ध्यान कर लेनी चाहिए। ये चीज आरबीआई के लिए एक सैल्यूटरी रिमाइंडर है, मतलब एक रेमेडियल रिमाइंडर है। जो बीमारी है इन्फ्लेशन की, उसके लिए पहले से ही उसको रिमाइंड कराया जा रहा है आरबीआई को। क्या रिमाइंड कराया जा रहा है? कि ये इंपैरेटिव सेंट्रलिटी, ये बहुत इंपैरेटिव है, ये बात बहुत मुख्य है प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब प्राइस की स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाए। क्यों ध्यान दिया जाए? क्योंकि यही कंडीशन हो रही है अभी यूरोप में। तो प्लीज इंडिया संभल जाओ। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा सैल्यूटरी रिमाइंडर दैट कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट, कि मॉनेटरी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इल अफोर्ड, मतलब वो इस चीज से सहमत नहीं हो सकते, वो इस चीज को अपनाएंगे नहीं, वो अफोर्ड नहीं करेंगे। टू बी कॉम्प्लेसेंट, संतुष्टि के तौर पे वो संतुष्ट नहीं होंगे। व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, जब बात आएगी इन्फ्लेशन की, मतलब कहा जा रहा है कि अभी से तुम्हें सचेत किया जा रहा है, लेकिन यदि इन्फ्लेशन बात आ गई तो भाई आप पॉलिसी मेकर्स जो हैं, आप उनको, जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं, आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, वो संतुष्ट नहीं होंगे। वो गलती आप ही की मानेंगे कि आपने इस पे पहले कदम क्यों नहीं उठाए थे। आगे उसने कहा लेस देन 2 months, 2 महीनों से कम, आफ्टर इट रादर सैंग्विनली प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5% इन द फिस्कल ईयर टू मार्च 2023। सेंटेंस में कहा गया दोस्तों लेस देन 2 months आफ्टर इट रादर, मतलब 2 महीने से कम ही हुए, आफ्टर इट रादर सैंग्विनली प्रोजेक्टेड के बहुत ही होपफुल एक प्रोजेक्शन हुआ, बहुत ही होपफुल एक प्रोजेक्टेड किया गया, बताया गया, दिखाया गया इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5% की जो इन्फ्लेशन है वो 4.5% ही होगा इन द फिस्कल ईयर, करंट ईयर में, टू मार्च 2023 तक इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% रहेगा। द एमपीसी हैज रेज्ड द फोरकास्ट, लेकिन जो एमपीसी है, एमपीसी ने क्या किया भैया? मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसने कहा कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, हैज रेज्ड, उसने ये जो परसेंटेज है बढ़ा दिया, द फोरकास्ट बाय अ सस्टेनेबल 120 बेसिस पॉइंट से टू 5.5%। मतलब साफ साफ है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया 4.5% है, लेकिन एमपीसी ने चीज बढ़ा के कह दी कि भैया नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये 5.7% इन्फ्लेशन रहेगा, ये बढ़ेगा आगे। एंड, और ये जो चीज है एंड, आगे उसने कहा एंड दिस इवन एज इट कट इट
कट इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन फॉर रियल जीडीपी। और इसी चीज ने जो पहले प्रोजेक्शन हुआ था जीडीपी के लिए कि जीडीपी की जो ग्रोथ होगी इन द करंट फिस्कल ईयर बाय 60 बेसिस पॉइंट्स टू 7.2%, उसने घटा दी इस बात को, उसने जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 60 बेसिस पॉइंट से घटा दी, 7.2% कर दी। दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ना 60, मतलब आप ये ध्यान रखिए हर 10 पॉइंट पे, हर जो 10 पॉइंट होता है, ये मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स में, हर 10 पॉइंट पे एक चीज बढ़ जाती है 1 पॉइंट से। मतलब यदि 60 बेसिस पॉइंट है तो यहाँ पे 7.8% माना गया था पहले इसको, तो 7.8 माना गया था, जब जाके 60 बेसिस पॉइंट घट गए तो 7.2% रह गया। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो उसने कहा कि जीडीपी की जो ग्रोथ पहले हम मान रही थी 7.8%, वो अब 60 बेसिस पॉइंट से घट के 7.2% रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि इन्फ्लेशन जो माना गया था वो माना गया था 4.5%, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब भाई महंगाई बढ़ गई कितने पॉइंट से भाई 120 बेसिस पॉइंट से 5.7% हो गई, तो भाई डेफिनेट है कि महंगाई बढ़ गई तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो दोस्तों सीधी सी बात बताई गई है, राइटर के द्वारा एक सचेत किया गया है कि आरबीआई ने इस चीज को स्वीकारा है और उसने ध्यान दिया है कि पहले आपको प्राइस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कुछ अन्य चीजों पे जैसे ग्रोथ पे। पहले आपको प्राइस स्टेबल करने चाहिए चीजों के, राइट। इन्फ्लेशन मुख्य आता है। आगे कहा आरबीआई ऑल्सो मेड इट क्लियर, आरबीआई ने यही नहीं एक चीज और क्लियर की कि भैया वाइल इट हैड लेफ्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट, जब उसने एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स छोड़े थे एंड इट्स एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस अनचेंज, और उसका जो एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस था, मतलब लोगों को लाभ पहुंचाने का जो स्टांस था, जो खड़े रहने वाली बात थी, वो अनचेंज रही थी उस समय। द टाइम हैड कम टू कमेंट्स, लेकिन अब टाइम आ चुका है द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, कि वो जो बात कही गई थी उस चीज को वापस लिया जाए। क्या कहा उसने? मतलब पहले आरबीआई ने सोचा था कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट किए गए हैं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की कंफर्टेबिलिटी के लिए, एकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब होता है एकोमोडेटिव, जो किसी के हित के लिए हो, जो वो बात सोची गई थी, जो बेंचमार्क सेट किए गए थे, अब आरबीआई ने उनको बैक कर लिया है। और क्या किया? विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, उस लाभ को बैक कर लिया और उसके लिए दूसरी नई पॉलिसी बनाने की सोची है। आगे उसने कहा टू बी श्योर, इस बात के लिए श्योर हो जाना चाहिए कि रशिया का जो आक्रमण है यूक्रेन पर वॉज स्टिल 2 वीक्स इन द फ्यूचर, उसको आने में भी 2 हफ्ते थे, मतलब ये बात पहले लिखी गई है। राइटर कहना चाह रहा है कि रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वेजन किया था, अटैक किया था, उसमें भी 2 हफ्ते बाकी थे। कब? द लास्ट टाइम द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल फाइनलाइज, जब आरबीआई ने अपने रेट जो थे वो फाइनलाइज किए थे इट्स पॉलिसी रिव्यू को लेकर। मतलब आरबीआई ने जब पॉलिसी रिव्यू को लेकर अपने रेट फाइनलाइज किए थे तब इस बात को 2 हफ्ते बाकी थे। किस बात को? जब रशिया को यूक्रेन पे आक्रमण करना था, तो उससे 2 हफ्ते पहले ये काम हो चुका था। आरबीआई ने अपनी जो डेट है रेट की वो फाइनल कर ली थी। एंड येट, और फिर भी द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विच मिस्टर दास साइटेड, जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है, जो कच्चे तेल की जो दाम है, जो मिस्टर दास, यहाँ पे दास का मतलब है मिस्टर शक्तिकांत दास से, उन्होंने दिखाया, साइट उन्होंने बताया एज द की फैक्टर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट हैड नेसेसिटेटेड द रिवीजन ऑफ द इन्फ्लेशन, जिसने मुख्य बना दिया है रिवीजन ऑफ इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को, कि भैया जो क्रूड ऑयल के जो दाम है वो वाकई बढ़ गए हैं, तो अब हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन किया था हमें उसमें भी रिवीजन की जरूरत है। मतलब रिवीजन मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। जो हमने 4.5% सोचा था, अब इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल, भाई सीधी बात है, जब कच्चा तेल बढ़ गया तो डेफिनेट है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, और जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो भाई सब्जी वब्जी बाकी के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही शक्तिकांत दास ने साइट किया था। एंड द पाइवट, और जो इंपॉर्टेंट था, हैड ऑलरेडी बीन ऑन द बॉयल सिंस दिसंबर, और ये जो चीज थी ये दिसंबर से ही सामने आ गई थी क्रूड ऑयल की, कि भाई दिसंबर से ही क्रूड ऑयल के जो दाम है वो बॉयल पे थे, वो उछाल पे थे। तो उन्होंने बता दिया था कि हमें इन्फ्लेशन के दामों पे दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, चीजों को दोबारा देखने की जरूरत है। सिंपल। दोस्तों आगे क्या कहा? आगे उसने कहा द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड हैड सर्ज, जो इंडियन बास्केट का क्रूड है वो उछाल मार चुका है 25% से ओवर द 2 मंथ्स टू फरवरी 1 से 2 महीनों को लेकर, विद ब्रांड क्रूड, जो ब्रांड क्रूड ऑयल है दोस्तों, ये यूरोप का एक बहुत फेमस क्रूड ऑयल है, तो उसने कहा विद ब्रांड क्रूड क्लाइंबिंग बाय अ स्टीपर 30%, और जो ब्रांड क्रूड ऑयल है वो डायरेक्ट, स्टीपर का मतलब होता है सीधा, 30% से उछाल मार गया इन द सेम पीरियड, उसी समय में, मतलब 1 फरवरी को जब ये बात सोची थी कि भाई जो दाम है इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल के वो बढ़ेंगे, और उसी समय ब्रांड क्रूड के दाम भी बढ़ गए। इनफैक्ट वास्तव में द लोन डिसेंटर, यहाँ पे दोस्तों लोन डिसेंटर का मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे लोग जो डिससेटिस्फाइड रह जाते हैं। लोन का मतलब होता है अकेला, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे लोन जो वर्ड आता है वो आया है लोनली से,
मतलब लोनली। तो जो द लोन डिसेंटर, जो अकेला डिसेंटर इंसान है, मतलब जो अकेला डिससेटिस्फाइड इंसान है ऑन द एमपीसी पर, ऑन द इशू ऑफ द पॉलिसी स्टांस इन फरवरी में जो एक स्टांस लिया गया उसको लेकर जो लोन डिसेंटर अकेला जयंत वर्मा, उनका नाम क्या है, जयंत वर्मा, हैड स्ट्रेस्ड, उन्होंने स्ट्रेस दिया, उन्होंने दबाव दिया इस बात पे, द नीड टू लुक अहेड, कि भाई इस बात को आगे के लिए जांचा जाए। किस बात को? एट द लाइकली स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एट लीस्ट 3 to 4 quarters later and shift to a neutral stance given that monetary policy acts with a nag। वो क्या कहा उसने? उसने कहा कि जो लोन डिसेंटर जयंत वर्मा है, उन्होंने फरवरी में ये बात दिखाई, उन्होंने दबाव दिया इस बात पे, द नीड टू लुक अहेड, कि इस बात पे ध्यान दिया जाए, इस बात को आगे मतलब स्ट्रेस दिया जाए, एट द लाइकली स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एट लीस्ट 3 to 4 quarters later, कि इकोनॉमी जो है वो 3 मतलब हर तिमाही में क्या करती है इकोनॉमी, एट लीस्ट 3 to 4 quarters later एंड शिफ्ट टू अ न्यूट्रल स्टांस। जो इकोनॉमी है वो हर 3 महीने में बदलती है, इकोनॉमी जो है वो हर 3 महीने में कहीं ना कहीं करवट लेती है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको न्यूट्रल स्टांस पे, मतलब न्यूट्रली स्टेबलाइज करें, इसको बढ़ने ना दें, गिवन दैट मॉनेटरी प्राइस एक्ट्स विद अ नैग, विद अ लैग। लैग का मीन्स क्या होता है दोस्तों? लैग का मतलब होता है रिटार्ड। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? यस, एक्स विद अ लैग, विद अ लैग का मतलब होता है रिटार्ड, वही पोजीशन जो बनी हुई है। तो उसने क्या कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो एक्ट है वो जैसा बना हुआ है, तो जयंत वर्मा ने साफ साफ स्ट्रेस दिया इस बात पर कि इकोनॉमी जो है लीस्ट 3 to 4 quarters लेटर एंड शिफ्ट टू अ न्यूट्रल स्टांस, जो हर तिमाही पे काम करती है उसको हम शिफ्ट करें न्यूट्रल स्टांस पर, गिवन दैट, क्या देते हुए, ये उदाहरण देते हुए पॉलिसी एक्ट का विद अ लैग, मतलब एक बहुत जोर देते हुए इस चीज पे कि भाई इस चीज को हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं और हमें जरूरत है इकोनॉमी पे ध्यान देने की। आगे दोस्तों क्या कहा उसने? जो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, उन्होंने ये बात ध्यान देते हुए कहा, उन्होंने ओवरसीइंग करते हुए ध्यान दिया कि जो माइकल पात्रा है, हेड ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर एट लास्ट एमपीसी मीटिंग स्टार्कली वॉर्न, उन्होंने स्ट्रांगली वॉर्न किया है कि सेंट्रल बैंक्स हैव अ चॉइस, सेंट्रल बैंक के पास चॉइस है। क्या क्या चॉइस है? इधर एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन, की या तो वो महंगाई को एक्सेप्ट कर लें सम टाइम, कुछ समय के लिए, और बी प्रिपेयर्ड, और या फिर प्रिपेयर हो जाएं टू बी अकाउंटेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डिमांड, कि भैया जो डिमांड डिस्ट्रॉय होने वाली है, मतलब डिमांड पे असर पड़ेगा और डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब डिमांड जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी यदि क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। तो भाई सीधी सी बात है, यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड में कमी होगी, और यदि डिमांड में कमी होगी तो मतलब इन्फ्लेशन आकाश छू रहा है। तो ये बात बहुत अच्छे से बता दी थी आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा ने। आगे उसने क्या कहा? विद द आरबीआईज ओन क्वार्टरली प्रोजेक्शन, आरबीआई का जो हर तिमाही प्रोजेक्शन था, क्वार्टरली मतलब होता है हर तिमाही दोस्तों, प्रोजेक्शन मतलब जो आगे के लिए दिखाना होता है, मतलब एक फोरकास्टिनेशन होता है इन्फ्लेशन को लेकर, नाउ प्रिसेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिसी फेलियर, वो इस चीज को दिखा रहा है पॉसिबिलिटी को कि पॉलिसी जो है वो फेलियर में बदल जाएगी बाय वे ऑफ 3 consecutive क्वार्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर तिमाही पे, तो ये पॉलिसी जो है ये फेल हो जाएगी अबव द 6% अपर बाउंड, जो ये जो एक इन्फ्लेशन रखा हुआ है अबव द 6%, 6% से ऊपर, तो भाई ये जो पॉलिसी है इस चीज को देखते हुए ये बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बना हुआ है किस पे? अबव द 6% अपर बाउंड, मतलब 6% से ऊपर बना हुआ है। आगे उसने क्या कहा? पॉलिसी मेकर्स जो हैं हैव क्लियरली रियलाइज, उन्होंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियरली, स्पष्ट तरीके से रियलाइज कर लिया एनी फर्दर डिले इन चेंजिंग टैक, कि यदि किसी भी प्रकार का इस चीज में डिले होगा वुड रिस्क लिविंग द इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी को बहुत ही रिस्क में डाल देगा, विद नीदर ग्रोथ नॉर प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि ना ही ग्रोथ के लिए अच्छा होगा और ना ही प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, मतलब ना तो वो ग्रोथ देगा और ना ही प्राइस में कोई स्टेबिलिटी देगा। राइट एवरीवन? तो दोस्तों ये थी बात यहाँ तक हमारे आज के पैसेज की। एक छोटा सा पैराग्राफ था, एक छोटा सा पैसेज था, जो कि आज का हमारा एक बहुत ही प्यारा और सच्चा इकोनॉमिकल कंडीशन दे रखी थी आरबीआई की, आरबीआई ने किस तरह थोड़ा देर में ही सही लेकिन एक्सेप्ट किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इकोनॉमिक चीज़ें हैं, बहुत कम समझ में आती हैं लोगों को, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे बात दे रखी थी कि क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या क्या चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। सो दैट्स ऑल। आप इसको दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें, यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं अब आज की वोकैबुलरी। I should use this one, right? Exactly. So number one is emphatic. As everybody knows this one, emphatic means दबाव देना, जोर देना किसी भी चीज पे कहलाता है emphatic. Like expressing something forcibly. जब हम किसी भी चीज पे फोर्स देते हैं तो वो क्या कहलाता है? emphatic, right? आइए
सेकंड है आउटब्रेक। द मीनिंग ऑफ आउटब्रेक इज छिड़ जाना। छिड़ जाने का मतलब कोई युद्ध नहीं, वैसे हम कुछ युद्ध से भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे जैसे कोई बीमारी है और कोई बीमारी छिड़ गई मतलब फैल गई, तो वही कहलाता है आउटब्रेक। जैसा कि क्या लिखा है इसमें, अ सडन अक्रेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम। हमने जो चीज़ वेलकम नहीं करी, जो हमने सोची नहीं थी, उस चीज़ का सामने आ जाना या छिड़ जाना कहलाता है आउट ब्रेक, राइट। जिसमें ब्रेक लगा हुआ है उसका आउट हो जाना मतलब सामने आ जाना। नंबर थर्ड, इम्पैरेटिव। दोस्तों ये बहुत यूज होने वाला वर्ड है, इम्पैरेटिव। इम्पैरेटिव का मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो बहुत इम्पैरेटिव है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो बहुत बड़ी महत्वता रखे कहलाता है इम्पैरेटिव। नंबर नेक्स्ट है इल एफर्ड। इल एफर्ड का मतलब होता है दोस्तों इल का मीन्स क्या हो गया, इल का मतलब हो गया बुरा, और एफर्ड का मतलब कोई चीज़ वहन करना, सहन करना। तो क्या हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को सहन करने में असमर्थ होना। इल एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे सेंस कह रहा है आपसे टू बी अनेबल टू डू समथिंग विदाउट हैविंग प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी काम को करने में असमर्थ होना, विदाउट हैविंग प्रॉब्लम्स, बिना किसी समस्या के। मतलब कोई भी काम करोगे तो भैया समस्या तो होगी ही होगी, या फिर किसी भी काम को ना कर पाना कहलाता है इल एफोर्ड, राइट। एफोर्ड का मतलब क्या बताया मैंने, अफोर्ड कर लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं इस काम को अफोर्ड कर सकता हूँ, या मैं इस खर्चे को अफोर्ड कर सकता हूँ, मतलब वहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। इल लग गया तो बुरा हो गया यहाँ पे। अब बुरे से मतलब क्या होगा, तो बुरे से मतलब हो जाता है जो चीज़ हम सहन नहीं कर पाते हैं। नंबर नेक्स्ट दोस्तों कॉम्प्लेसेंट। इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना, मतलब टू कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ ईजी समथिंग इज। कोई भी चीज़ के बारे में इतना कॉन्फिडेंट होना कि भैया, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना कि भाई कोई भी चीज़ बहुत सिंपल लगने लगना, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाना। नंबर नेक्स्ट है नंबर सिक्स, एकोमोडेटिव। वैसे तो एकोमोडेट का मतलब होता है ग्रहना, मतलब जब हम घर में रहते हैं या घर की व्यवस्था कर लेते हैं, कोई भी व्यवस्था बना लेते हैं, कहलाता है एकोमोडेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, जाएगा उसी से। इकोनॉमिकल पैसेज है ये, तो इसमें मीन जब गया था इंटेंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो ब्याज की रेट हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको कम करके इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो मतलब क्या हो गया इसका, एट द लास्ट ऑफ द डे इसका मतलब यही तो हुआ, मतलब सुविधाएं मुहैया कराना, मतलब किसी को रहने की अनुमति या रहने के लिए सुविधाओं का दिया जाना, एकोमोडेटिव कहलाता है, राइट। नंबर नेक्स्ट है ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल जैसा कि मतलब है कोई चीज़ उफान पर, मतलब एक्टिविटी इन अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी और डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट की सिचुएशन होना या कोई एक्टिविटी का होना कहलाता है ऑन द बॉयल। नंबर 8 है डिसेंटर। जैसा कि हमने पढ़ा था लोन डिसेंटर, ऐसे लोग जो कि अकेले ही असहमत होते हैं। लोन का मतलब हो गया अलोन, और डिसेंटर का मतलब हो गया जो बंदा असहमत हो। तो लोन डिसेंटर जो असहमत होता है, समवन हु स्ट्रांगली डिसएग्रीज विद समथिंग, किसी भी चीज़ से असहमति जताना। नेक्स्ट है बिलेटेड। कहते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब जब आप लेट हो जाते हैं एक दिन या कितने भी दिन, जो यूजुअल टाइम होता है उससे लेट हो जाना कहलाता है बिलेटेड, मीन्स डिलेड बियॉन्ड द यूजुअल टाइम। डिलेड मीन्स देरी हो जाना, बियॉन्ड द यूजुअल टाइम जो आम तौर का समय होता है उससे परे। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 10 रेमिट। रेमिट का मतलब होता है नीचे की ओर चले जाना या झुक जाना या फिर डिक्रीज होना, घटना, मीन्स डिक्लाइन, डिक्रीज, डी एस्कालेट या अबेट, मतलब कम होना, कम होने को बोलते हैं रेमिट। नेक्स्ट है दोस्तों पाइवटेड। पाइवटेड का मीन्स होता है रिवॉल्व, रोटेट या टर्न, किसी भी चीज़ का बदल जाना या घूमते रहना, घूमना या टर्न हो जाना कहलाता है पाइवटेड। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों एक फ्रेज है पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। एक्चुअल में जो प्रॉपर फ्रेज है दोस्तों वो है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट पहले है, तो इसका मतलब होता है कि अनअरेंज मैनर, जो अरेंज नहीं है। जैसे कहते हैं ना कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी और हॉर्स मतलब घोड़ा। तो अब आप एक बात सोचो, घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा होता है वो गाड़ी को ले जाता है या गाड़ी घोड़े को ले जाती है, भाई घोड़ा आगे रहता है ना, तो घोड़ा आगे रहता है, ये वही वाला फ्रेज आ गया कि पुट द हॉर्स, हॉर्स को रखना कार्ट से पहले। तो लेकिन एक्चुअल फ्रेज क्या है कि घोड़ा गाड़ी को रखना घोड़े से पहले, तो उसका मतलब होता है अनअरेंज्ड वे। लेकिन ये फ्रेज बनाया ऐसा गया है सिंपल सा और पॉजिटिव वे में, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को नॉर्मल बना देना, इफेक्टिव बना देना। तो ये फ्रेज क्या है भैया, ये है पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, मतलब किसी भी चीज़ को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, नॉर्मल कर देना, इफेक्टिव बना देना। नंबर नेक्स्ट था दोस्तों इसमें 13, ये है प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल या प्रिडिक्ट, सिंपल था। और लास्ट था हमारा लैग, LAG, लैग। और लैग का मतलब होता है दोस्तों देरी, इंटरवल, स्लोनेस, लॉइटर या लिंगर, ये सभी देरी के एग्जाम्पल हैं, राइट। सिंपल थी वोकैबुलरी, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होंगी।
नहीं भी आई तो दोबारा देखेंगे, वैसे तो ना आने का कोई रीज़न नहीं है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इनको लर्न जरूर करें, राइट? तो ठीक है, फिर ये थी आज की वोकैबुलरी और फिनिश करता हूं दोस्तों मैं आज की क्लास। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग कल की एडिटोरियल में और देखते हैं कि राइटर क्या कह रहे हैं कल के एडिटोरियल के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।